हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आईएएस एग्जाम चैनल में। दोस्तों, उस दिन मैंने आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताया हुआ था और मैंने आपको 3 तरीके से मौलिक अधिकार पढ़ा दिए थे, ठीक है ना दोस्तों। तो जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग आ जाइए, ठीक है ना, और क्लास का आनंद लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। क्लास का आनंद लीजिए। आज दोस्तों जो बात करेंगे हम, ठीक, चौथे मौलिक अधिकार, ठीक है ना, चौथे मौलिक अधिकार, और उस मौलिक अधिकार का नाम है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ठीक ये वीडियो अगर पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा तक उन लोगों तक पहुंचाइए जहां तक हमारी इस वीडियो की क्लास अभी पहुंची नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज जो बात करेंगे हम धर्म की स्वतंत्रता को लेकर बात करेंगे। धर्म की स्वतंत्रता से लेकर कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, क्या क्या इस पर है, आर्टिकल 25 क्या है, 26 क्या है, 27 क्या है, 28 क्या है, ठीक है ना। इस तरीके से बात करेंगे और ये हमारे कुछ है, ठीक। तो जरा देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो चौथा हमारा मौलिक अधिकार कौन सा है दोस्तों? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से लेकर कहां तक है? 28 तक, ठीक है ना दोस्तों। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, आर्टिकल 25 से लेकर कहां तक है? 28 तक है, ठीक है ना, 28 तक। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, जरा आप लोग देखिए, जो भी लोग जुड़े हुए हमारे इस चैनल से, ठीक है ना, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने में, ठीक, आपका कुछ भी नहीं जाता, ओनली आपको लाइक सब्सक्राइब ही करना। तो ऐसे हम लोगों को मालूम रहेगा दोस्तों ना कि हम क्या अच्छा आपके लिए पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे, ठीक है ना दोस्तों। तो इस कारण आप हमें अपना रिस्पॉन्स दे दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट भी किया करें दोस्तों, ताकि हमें मालूम रहे हम वास्तव में आपके लेवल का पढ़ा पा रहे कि नहीं भी पढ़ा पा रहे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपकी व्यवस्थाएं की जाए, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं दोस्तों, आ जाइए। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, ठीक दोस्तों। आर्टिकल बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 25। इसमें लिखा हुआ दोस्तों, अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, ठीक है ना, कौमा, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक। आर्टिकल दोस्तों 25 ये कहता है, ठीक है ना, समाज में अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक, तो वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, ठीक है ना। इस धर्म के लिए, ठीक, किसी के लिए, ठीक है ना, कोई भी धर्म अपनाने के लिए वो बाध्यकारी नहीं होगा, ठीक, ना ही कोई रोक टोक होगी, ठीक है ना। और वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म के लिए कार्य भी कर सकता है, अपने धर्म के लिए उपासना भी कर सकता है, या उस धर्म से जो भी धार्मिक कार्य है उसके धर्म से जुड़े हुए वो सारे कर सकता है। और ये आर्टिकल किसमें कही गई है? 25 में। क्या? स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका क्या कर सकता है? प्रचार कर सकता है, ठीक है ना। कोई बाध्य नहीं होगा, उस पर कोई जोर दबाव नहीं होगा ये सब करने के लिए कि नहीं आप इस धर्म को नहीं अपना सकते हो, नहीं इस धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक। अगर कोई व्यक्ति ऐसे आपके ऊपर दबाव भी करता है, ठीक है, या रोकता है, तो आप लोग किसके तहत कहाँ कहाँ जा सकते हो? 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है ना। तो वही वर्डिंग लिखी हुई है, अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, ठीक है ना, अंतःकरण से, ठीक है ना। आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका क्या प्रचार प्रसार कर सकता है। ऐसा करने के लिए, ठीक है ना, उसे कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। ये इसका क्या स्वयं का मौलिक अधिकार है। और ये आर्टिकल कौन सी बात करता है? 25 दोस्तों, ठीक है ना, आर्टिकल 25 बात करता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों और देखते हैं अनुच्छेद 26, ठीक है ना, यानी आर्टिकल 26 क्या कहा गया? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मान लेते जैसे किसी व्यक्ति ने कोई धर्म अपना लिया, या मान लेते, ठीक है ना, हमने अपना हिंदू धर्म अपना लिया, तो हमारे हिंदू धर्म से जुड़े जो भी धर्म से संबंधित कार्य हैं, ठीक है ना, उनको करने के लिए हम पूर्ण स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। धर्म में जो भी हमारे धर्म में, ठीक है ना, नृत्य हो गए, डांस, जो भी संगीत, ठीक है ना, जो भी उत्सव, मेले, पर्व या जो भी कार्य होंगे, जो भी हमारे धर्म से जुड़े होंगे, उन सभी धर्म के कार्यों को करने के लिए हम क्या है? पूर्ण स्वतंत्र हैं, ठीक है ना।
इस पर कोई जोर दबाव हम पे नहीं किया जाएगा, ठीक है ना ही कोई भेदभाव किया जाएगा, ठीक है ना। यानी पूर्ण रूप से इस धर्म में से संबंधित जो भी कार्य है हमारे धर्म में, पूर्णतः हम क्या है, स्वतंत्र है इस कार्य को करने के लिए, ठीक। और ये आर्टिकल कौन सा बात कहता है, अनुच्छेद 26, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, धर्म से संबंधित जो भी कार्य है, ठीक है ना, उन सभी करने के लिए हम पूर्ण रूप से क्या, स्वतंत्र है, ठीक है ना। और इस धर्म को क्या कार्य हम कर सकते हैं, ठीक। ये बात है, उस धर्म से जो भी जुड़े कार्य होंगे उसके लिए हम पूर्ण स्वतंत्र हैं और वो सारे कार्य हम कर सकते हैं। और ये आर्टिकल किस में बात कही गई, अनुच्छेद 26 में, धर्म से संबंधित, ठीक। इसके बाद दोस्तों अगला अनुच्छेद लिखा हुआ, अनुच्छेद 27 लिखा हुआ, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। दोस्तों बहुत अजीबोगरीब वर्डिंग लिखी हुई, देखिए ये वर्ड एक आया हुआ संदाय, ठीक है ना, और यहाँ पर अभिवृद्धि, ठीक, संदाय, ठीक। इसका मतलब करों दोस्तों का मतलब आप समझ रहे होंगे, टैक्स होता है, टैक्स, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो आर्टिकल आपका 27 लिखा हुआ है, ठीक दोस्तों, ये कहना ये चाह रहा, ठीक है ना, जो हमारे टैक्स या कर दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो किसी विशेष धर्म के लिए नहीं होंगे कि पर्टिकुलर उस धर्म के वो है तो उन पर लागू कर दिया जाए, ये फला धर्म के हिंदू है तो केवल इन्हीं पर लगेगा, या वो मुस्लिम है तो उन पर लगेगा, इन पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना, या वो उस धर्म के हमसे अलग धर्म के हैं तो उन्हीं से टैक्स लिया जाएगा, ठीक है ना, या उनका धर्म छोटा है हमारा धर्म बड़ा है तो छोटे धर्म पर टैक्स लिया जाएगा। इस तरीके से लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, जो टैक्स कर है सभी के लिए समान है और सभी को जितना भी टैक्स लगेगा पूर्ण रूप से क्या देना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। ये मतलब है किस आर्टिकल 27 को लेकर वही वर्डिंग लिखी हुई, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यानी धर्म के आधार पर आप कर का विभाजन नहीं कर सकते हो, जो कर है वो सभी के लिए समान है, सभी को देना होगा और एक समान रूप से देना होगा। इस कर व टैक्स को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना ही ऐसी कोई भी व्यवस्था की जाएगी, ठीक, कि अगर वो फला व्यक्ति धर्म के तो उनसे ज्यादा ले लिया जाए, ठीक है ना, वो इस धर्म के तो उनसे और भी ज्यादा ले लिया जाए। जो भी कर टैक्स है वो समान रूप से लगेंगे। इस तरीके से करों के लिए कोई भी भेदभाव समाज में नहीं किया जाएगा। और ये आर्टिकल दोस्तों कौन सी बात करता है, 27, ठीक है ना, करों के संबंध में, यानी किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है ना। कोई विशेष धर्म नहीं कि उनका अलग धर्म तो उन पर ही टैक्स लग रहा है या कर लग रहा, ठीक, और आपसे नहीं लिया जा रहा, सभी के लिए बराबर है और कर टैक्स सभी के लिए क्या बराबर, और सभी को पूर्ण रूप से जितना है उतना देना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद अगला दोस्तों बात की गई है अनुच्छेद 28, ठीक, कहा गया है कुछ शिक्षा, देखना ध्यान से, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। यानी जो भी आपकी संस्थाएं होंगी, ठीक है ना, उसमें आप धर्म से संबंधी को शिक्षा दे सकते हो, ठीक, या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। धार्मिक उपासना मतलब पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना, कोई भी धर्म के लोग हो, ठीक है ना, तो आप वहां पर क्या उपस्थित हो सकते हो, ठीक, जो भी आपको करना, पूजा पाठ जो भी सामग्री जो भी होती है, ठीक है ना दोस्तों, तो वो आप लोग क्या कर सकते हो किसी शिक्षा संस्थाओं में, ठीक है ना। यानी कोई भी अगर शिक्षा संस्थान है हमारा तो उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, उसमें उसके लिए क्या पूजा पाठ, उपासना का मतलब दोस्तों पूजा पाठ करना, ठीक है, पूजा पाठ कर सकते हैं और उस धर्म की शिक्षा में हम क्या शामिल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और शामिल होने के लिए, उपस्थित होने के लिए हमें क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है दोस्तों, ठीक है ना, क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है किस कार्य के लिए, धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना के लिए हमें क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों ये जो मौलिक अधिकार आपका था कौन सा था, मौलिक अधिकार 4 धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया था, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने मौलिक अधिकार 4 देख लिए। अगर आपको कोई भी वर्ड समझने में दिक्कत आती है दोस्तों, ठीक है ना, कोई भी वर्ड या आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपसे अनुरोध है कमेंट करिए, पानी पी लीजिए, पानी पी के कमेंट करिए, ठीक है ना। अगर तब भी नहीं कर पा रहे तो और ठंडा पानी पी लीजिए, आप लोग ठंडा पानी पी के कमेंट करिए।
कोशिश ये करेंगे कि आपके उस कमेंट का तुरंत आंसर दिया जाए। अगर बाई चांस नहीं भी आ रहा होगा तो अगले दिन आपका तुरंत ही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे ना कि हम आपके लिए बेहतर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। ठीक है ना दोस्तों। आपके कमेंट के माध्यम से हम आपको बहुत अच्छा ही पढ़ा पाएंगे जैसे आप चाहेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर ये नहीं होगा कि अगर मैं सिविल के लिए पढ़ा रहा हूँ तो पीसीएस नहीं कवर करूंगा। A to Z सब कवर होगा। वो फैक्ट भी कवर होंगे जो पीसीएस, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस जहाँ पूछे जाते हैं, और डिटेल भी कवर होगा बकायदा बेस से लेकर। ठीक है ना दोस्तों। तो एक बार जरा पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। जरा एक बार इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है ना। एक बार ले लीजिए आप लोग, ये कवर कर लेना। ठीक है ना। एक बार ले लीजिए अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, जरा देखिए आप लोग। ठीक। अगला जो आपका दोस्तों मौलिक अधिकार है कौन सा है? ठीक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और ये आर्टिकल है 29 से लेकर 30 तक दोस्तों। ठीक है ना। आर्टिकल 29 में दोस्तों क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक मतलब बहुत कमजोर वर्ग के लोग। ठीक है ना। जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही पढ़ाई लिखाई के साधन है। ठीक है ना। उन तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा। ठीक है ना। जो भी योजनाएं आ रही, ठीक है ना, कुछ भी नहीं पहुंच पा रही। ठीक। तो जो भी ये कमजोर वर्ग यानी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना, इनके हितों के संरक्षण के बारे में क्या सोचा जाएगा। ठीक है ना। और ये बात कही गई अनुच्छेद 29 में। ठीक है ना। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग यानी जो दुर्बल वर्ग के लोग होते हैं ना, उनके संरक्षण के लिए क्या काम किया जाएगा, उनके बारे में सोचा जाएगा। उनको कैसे कैसे क्या क्या व्यवस्था की जाए, उनको समाज में कैसे जागृत किया जाए, उनको समाज में कैसे आगे लाया जाए, ताकि समाज के साथ साथ वो भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। और वही बात की गई अनुच्छेद 29 में, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक। इसके बाद दोस्तों जो अनुच्छेद 30 है, इसमें लिखा है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। ठीक है ना। यानी आप कहीं पर भी अपनी शिक्षा जो संस्थाएं, ठीक है ना, उसकी स्थापना कर सकते हो। ठीक है ना। उसका प्रचार प्रसार आप कर सकते हो। ठीक है ना। और उसमें अपनी स्थापना जो भी आपने एकेडमी या संस्था खोली है, अपनी योग्यता के अनुसार क्या उसमें आप शिक्षा दे सकते हो। ठीक। यह आर्टिकल कौन सा बात करता है? अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। ठीक है ना। आप कोई भी शिक्षा संस्थान आप कहीं पर भी खोल सकते हो। ठीक। और जो भी आपको लगे कि आपको इसमें इस शिक्षा संस्थान में ये शिक्षा देनी है, तो आप पूर्ण रूप से देने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। ठीक है ना। इस पर इस चीज के लिए ऊपर आपके ऊपर कोई भी समाज में जोर दबाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। तो शिक्षा देने के लिए या शिक्षा संस्थान आप खोलने के लिए क्या पूर्णता स्वतंत्र हो। ठीक है ना दोस्तों। पूर्णता क्या हो, स्वतंत्र हो। और ये अनुच्छेद 30 में बात कही गई शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। इसके बाद दोस्तों जो आपका आर्टिकल 31 था, देखिए दोस्तों यहाँ 31 नहीं लिखा हुआ है, यानी जो आर्टिकल आपका 31 या 31 था दोस्तों, वही था क्या, उसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार। उसको हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है ना, 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है ना। तो इस कारण से मैंने उसको आर्टिकल जो 31 था उसको हटा दिया। मैंने ये बात आपको शुरुआत में बताई थी, जिससे पहले जो शुरू में क्लास ली होगी। ठीक है ना। इसके बाद अगला दोस्तों जो मौलिक अधिकार है कौन सा है, 6वां नंबर का, और लिखा है क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये क्या है, आर्टिकल 32। ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों का मतलब दोस्तों आर्टिकल 32 को ना, ठीक है ना, हृदय की आत्मा कहा जाता है। ठीक है ना। संविधान की आत्मा। और ये किसने कहा था दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर ने। क्यों? क्योंकि ये सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल बनाया गया है। ठीक है ना। यानी कोई भी व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो आप आर्टिकल 32 के तहत क्या जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। और ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट इस कारण, ठीक, इस कारण भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या, संविधान की आत्मा कहा। और वर्डिंग देखिए क्या लिखी हुई है, सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है ना, ठीक है ना, सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। इसके तहत व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इस कारण से भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या, संविधान की आत्मा कहा। आप लोग 32 के तहत, ठीक,
अगर कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है ना, हनन करता है, आपसे छीनता है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है आर्टिकल, ठीक। इस कारण भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या कहा, ये तो संविधान की आत्मा है, क्यों, ये हमारे पूरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है ना, ठीक। इसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, जैसे आत्मा हमारे शरीर में है, ठीक है ना, अगर आत्मा को कोई प्रॉब्लम हो जाती तो शरीर बेकार, ठीक। इसी प्रकार से जो अनुच्छेद 32 है, ठीक है ना, इसके तहत हमें वो सारे मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक। या उल्लंघन अगर होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और यही जो दोस्तों अनुच्छेद 32 है, ठीक, इस 32 के तहत, ठीक है ना, 5 प्रकार की रिट जारी करता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट दोस्तों जारी करता है, ठीक है ना, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। उन रिटों पर बात करेंगे, ठीक। तो एक बार जरा और देख लेते हैं, ठीक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक, और ये अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है। और इसमें इन्होंने बताया कि हम अल्पसंख्यक वर्ग के जितने भी लोग हैं, इनके हितों का संरक्षण करेंगे, इनको जागृत करेंगे, ठीक है ना, इनको समाज में लाएंगे, इनको वो सभी सुविधाएं प्रदान होगी जो पूरे समाज के सभी वर्गों के लिए, ठीक है ना। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 30 में बात करते हैं, तो आप कहीं पर भी अपनी कोई भी शिक्षा संस्थान खोल सकते हो और उसमें आप कोई भी शिक्षा देना चाहते हो, जैसी आपकी योग्यता हो, तो शिक्षा देने के लिए आप पूर्णतः क्या हो, स्वतंत्र हो, ठीक है ना। उसमें कोई भी धर्म का आ सकता है, उसके आपके लिए कोई वो नहीं, ठीक। कहीं पर भी आप कोई भी शिक्षा संस्थान या कोचिंग संस्थान क्या खोल सकते हो। इसके बाद छठवां जो मौलिक अधिकार था दोस्तों, वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इस अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, क्यों, क्योंकि ये सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप लोग आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और इस 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अब दोस्तों उन्हीं रिटों पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना, ठीक। तो एक बार आप लोग बहुत अच्छे से ये जो मैंने आर्टिकल लिखवाए मौलिक अधिकार अच्छे से पढ़िए। अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा, और जुड़िए हमसे, और अपना एक जीवन जो आपकी उम्मीद लगी हुई है, ठीक है ना, कि हमें कुछ बन के दिखाना है, तो अगर आपको बन के दिखाना तो ये चैनल आपकी भरपूर और रात दिन मदद करेगा, और इसी चैनल से आप लोग बनकर एक दिन जाएंगे भी, ठीक है ना दोस्तों। तो एक बार पहले आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है दोस्तों, 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है आर्टिकल 32 के तहत, ठीक। तो जरा देखिए कौन कौन सी है। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, ठीक। जिसमें से सबसे पहली दोस्तों जो रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना दोस्तों। पहली रिट कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक। क्या है, ये लैटिन भाषा से लिया गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक दोस्तों। लैटिन भाषा से क्या लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों क्या, प्रस्तुत करना, ठीक। मतलब क्या, जरा देखिए, ठीक। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश देती, मतलब इस रिट को जारी करती, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति जैसे गिरफ्तार किया जाएगा तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है, ठीक है ना, कौन सी रिट जारी करती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना। वही लिखा हुआ, न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दे सकती है। आदेश का अर्थ है कि, ध्यान से देखिए दोस्तों, आदेश का अर्थ है कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर, जैसे आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, ठीक है ना, तो उस आदेश जो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को, ठीक है ना, उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना होगा, पेश करना होगा। यदि व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार पाती है कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, कि गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो उसे छोड़ने का आदेश भी दे सकती कौन, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना दोस्तों। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रस्तुत करना। मतलब ये, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को अगर हम गिरफ्तार करते हैं, ठीक है ना, तो हमें 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को कहाँ पहुंचाना होगा,
मजिस्ट्रेट के समक्ष पहुंचाना होगा 24 घंटे के अंदर अंदर। इसमें आने और जाने का समय दोस्तों नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है ना, 24 घंटे के अंदर। अब न्यायालय जांच करती है, अगर वो व्यक्ति अवैध तरीके से, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ठीक है ना, तो न्यायालय उसे छोड़ सकती है। अगर गिरफ्तार करने का तरीका सही है तो न्यायालय उसे क्या करेगी, दंड करेगी, ठीक है ना। तो ये पहली रेट क्या कही गई है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, एक बार और देख लेते हैं क्या मतलब है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दे सकती है, ठीक है ना। आदेश का अर्थ है गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष। यदि व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार पाती है तो क्या, तो उसे छोड़ने का आदेश दे सकती है, कौन सी, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना दोस्तों। ये रेट आपकी कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से आपका पीसीएस में सवाल पूछा जाता है, वर्डिंग यही लिखी होगी दोस्तों, ठीक है ना, या कुछ भी घुमा के लिख देगा और कहेगा निम्नलिखित में से ये किस रेट के तहत जारी किया जाता है, ठीक है ना। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, ऐसे कोई एक ऑप्शन दे देगा। वर्डिंग ये पूरी फुल डिटेल में लिखी होगी और आपको वहां पर पहचानना ये रेट कौन सी है। पीसीएस में दोस्तों ऐसे भी सवाल आता है और आईएएस में दोस्तों जब पूछा जाएगा तो यहीं पर कथन कारण ये बन जाएंगे। कथन नंबर 1, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे प्रस्तुत करना, ठीक है ना। अगर वो व्यक्ति अवैध तरीके से गिरफ्तार पाया गया, ठीक है, तो क्या उसे आदेश छोड़ सकती है, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कथन ए, कथन बी, कथन दोनों, या ए बी, इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन बनेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर उसे क्या, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगर गिरफ्तार करने का तरीका अवैध है दोस्तों तो क्या, न्यायालय उसे छोड़ भी सकती है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है बहुत अच्छे से दोस्तों समझा होगा, ठीक है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण बहुत अच्छे से। तो पहले तो आप लोग जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा अच्छे से। पहले तो आप लोग जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक। जो आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई है या आपके माँ बाप ने जो उम्मीद लगाई हुई है ये चैनल आपको पूरा करेगा। और यहाँ पर दोस्तों एक एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से और डिटेलिंग के साथ क्लास कराई जाएगी। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो छोड़ दिया जाए, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना। कहने का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। एक कहावत नहीं कही जाती कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि गजल बनने पर मजबूर हो जाए, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि गजल बनने पर मजबूर हो जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि जॉब मिलने पर मजबूर हो जाए, ठीक है ना दोस्तों, ठीक। तो आप भी इसी पर रहिए और उम्मीद करते हैं कि हमारा चैनल आपकी जिंदगी बदल देगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और उम्मीद करते हैं, ठीक है ना, कि आपका जीवन अच्छा बने, ठीक। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।